अस्सलाम वालेकुम। कल कोशिश करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अभी पिछली क्लास में ब्रेक से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था क्लास में और आपको कहा था कि IS-21 रिवाइज कराइए और IS-21 का क्वेश्चन नंबर 6 ये कराइए। अगर करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर 29 लगाने से पहले आप वो IS-21 वाला रिवाइज कर लीजिएगा। ये 29 है। मैंने आज कौन से अवेलेबल किए हैं? 27 और 28। नहीं यार, ये 30th है फिर। नहीं सर, हाँ हाँ, सर एक मिनट देखिए। ये 30th है फिर यार। सर 28 में मैंने क्वेश्चन ही किए थे। ये 30th है। अभी वो नेट बंद हो गया, मैं ये 30th है। ट्वेंटी 28 ब्रेक से पहले था, ब्रेक के बाद 29 शुरू हुआ था। अभी देखते हैं। हाँ जी 30th है, 30th है जी। ये तो कैलकुलेशन की गलती हो गई। 30th, क्योंकि इसमें एक दिन टूट गया था ना बीच में। IS-21 करना था रिवाइज। सर ये जो एडवांस टू सप्लायर होता है ये नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। लेकिन हमारी ये लायबिलिटी तो है। नॉन मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज IS-21 में देखो है भी सामने कि नहीं। जी सर। नॉन मॉनेटरी आइटम्स की एग्जांपल्स के अंदर एक थी एडवांसेस या प्री पेमेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज। अब ये परचेज में भी है और एडवांस में भी है, सोल्ड में भी है। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। सर ये तो लिखा हुआ है सर, मैं ये इंटरप्रेट कर रहा था जैसे एडवांस। क्या इसके बदले पैसे मिलने होते हैं हमें? नहीं, लेकिन हमारा वो जिम्मेदारी तो है देना। तो ये तो नहीं कहा कि लाइबिलिटी नहीं है। मॉनेटरी आइटम और लाइबिलिटी में फ़र्क है। लाइबिलिटी एक ब्रॉडर टर्म है कि पैसे देने हैं, काम करना है, ये लाइबिलिटी है। मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी लाइबिलिटी वो है जिसमें पैसे देने हैं। तो सर ये इसमें पैसे देने हैं हमें, तो ये एडवांस में भी तो पैसे दे ही रहे हैं उसे हम। दे रहे होते हैं कि देने होते हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी क्यों है? एडवांस फ्रॉम सर हमने पहले ले लिए होते पैसे उनसे, अभी चीज़ें हमने नहीं दी थी, तो अब हमने क्या करना है? चीज़ें देनी है। पैसे तो नहीं ना देने, तो नॉन मॉनेटरी है। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे पहले दे चुके होते हैं। एसेट क्यों है? पहले दे चुके होते हैं सर, एसेट क्यों है? अब चीज़ें मिलेंगी। चीजें मिलेंगी, पैसे तो नहीं ना मिलेंगे। तो एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये मॉनेटरी नहीं होता, नॉन मॉनेटरी होता। अच्छा चलें नोट्स में आए। सर ये IS-21 है या? नहीं IS-21 नहीं, IFRS 9 पेज नंबर 4। वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लाइबिलिटी है, इसमें मैं आपको
तीनों पढ़ा चुका। एमोर्टाइज कॉस्ट भी पढ़ा दी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी पढ़ा दिया, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L भी पढ़ा दिया, जो कि पेज 5 के टॉप पे है। ठीक है, तीनों पढ़ा चुका है। इसकी मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 भी किया था अभी ब्रेक से पहले। इन्हीं तीनों पे दोबारा आए। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये जो पहला है एमोर्टाइज कॉस्ट वाला, ग्रीन वाला, इसमें तीसरा बुलेट पॉइंट क्या है? मॉनेटरी आइटम। क्यों मॉनेटरी आइटम क्यों है ये? पैसे आ रहे होते हमारे पास है, पैसे कौन से आ रहे होते हैं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। इसकी मिसाल क्या है? वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लोन। तो ये मॉनेटरी आइटम है ना, तो ये मॉनेटरी आइटम है। और आईएस 21 कहता है कि मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर अगर कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा तो वो P&L में जाएगा। मॉनेटरी आइटम्स पे P&L में जाएगा। वो फाइनेंशियल एसेट जो किसी दूसरे की लायबिलिटी है, वो फाइनेंशियल एसेट जो किसी दूसरे की लायबिलिटी है, उस पे जो भी एक्सचेंज गेन, क्या कह रहा हूं मैं, वो फाइनेंशियल एसेट जो किसी दूसरे की लायबिलिटी है, वो एक मॉनेटरी आइटम है। जैसे लोन, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि हमने उसको लोन दिया है, अब हमने बदले में पैसे लेने, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लेने हमने, तो ये एक मॉनेटरी आइटम है। और मॉनेटरी आइटम के लिए आईएस 21 ये कहता है कि इस पे अगर गेन लॉस होगा एक्सचेंज वाला, तो वो P&L को जाएगा। तो ये जो पहला केस है, इसमें भी तीसरा बुलेट पॉइंट यही है कि चूंकि मॉनेटरी आइटम है तो एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? तीसरा वाला देखें 5वें पेज के टॉप पे, उसका सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? सेम बात है ना। पेज 4 के एंड पे दूसरा केस, ये कौन सा वाला? फेयर वैल्यू थ्रू, पेज 4 के एंड पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला बॉक्स देखें। तीसरा बुलेट पॉइंट है, तो ये भी मॉनेटरी आइटम ही, लेकिन इसको मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इस पे जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, कैसे? एमोर्टाइज कॉस्ट से लिंक किया हुआ मैंने। अच्छा, ये केस कौन सा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वक्त? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, लेकिन मैंने एक्सचेंज गेन लॉस P&L में डालने के लिए क्या कहा है? वो जाएगा किसमें? सवाल के साथ सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये आईएस 21 मिक्स करके बताने लगा हूं, यानी हमने किसी फॉरेन करेंसी वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यूरो बॉन्ड भी कहते हैं उनको। यूरो बॉन्ड वो होते हैं जो जिस मुल्क में होते हैं लेकिन होते किसी और करेंसी में। तो पाकिस्तान में अगर कोई यूरो डॉलर बॉन्ड है, इसका मतलब वो बॉन्ड्स हैं जो डॉलर में डिनोमिनेट हो रहे हैं। तो अगर किसी ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो आईएस 21 मिक्स हो जाएगा साथ। क्वेश्चन 1 पढ़ लें। 7 क्वेश्चन 7 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। फॉरेन करेंसी आ गई इसमें। आईएस 21 में क्या सीखा था कि वो मॉनेटरी आइटम्स
जिनका एक्सचेंज गेन लॉस आए, कहाँ चार्ज होगा वो? P&L में। तो अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो मॉनेटरी आइटम है, और अगर फॉरेन करेंसी लोन दिया हुआ है तो उसमें एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। पहले मैं इसका पार्ट ए सॉल्व करता हूं। पार्ट ए सॉल्व कर लेने के बाद फिर पार्ट बी जब सॉल्व करूंगा ना, तो ये जो अभी आप कहते हैं ना अजीब तरीके से क्यों लिखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, फिर उसके बाद समझाऊंगा वो। पहले हम अमोर्टाइज कॉस्ट वाला कर लें, उसके बाद ये वाला करते हैं। अगर फॉरेन करेंसी मिक्स हो गई ना साथ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डॉलर में जनरेट होंगे या रुपीज में? क्वेश्चन 7 की बात करो। बॉन्ड क्या है? डॉलर का है ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो किसमें जनरेट होंगे? डॉलर में होंगे। इसीलिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मैंने आपको सिखाना है ना, भी सिखाया तो नहीं कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी उन्हीं डॉलर की कैश फ्लोज के मुताबिक ही निकाला गया होगा। तो वो जो टेबल बनाता है ना अमोर्टाइज कॉस्ट का, कैसे बनता है? रेट किस पे लगता है? इफेक्टिव वाला, ओपनिंग बैलेंस पे, और वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है ओपनिंग बैलेंस पे। इस सवाल के अंदर ये सारा टेबल किस करेंसी में बनेगा? डॉलर ही में बॉन्ड है तो ये टेबल डॉलर में ही बनेगा। नहीं, ये टेबल डॉलर में बनेगा क्योंकि रेट डॉलर वाला है। लेकिन आपने IAS 21 में तो ये सीखा है कि पहले कन्वर्ट करेंगे, क्या? जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन के रेट पे हम उसको एक्सचेंज करेंगे, फिर रुपीस में लेके करेंगे। अच्छा, तो जैसे रिवैल्यूएशन हम करते थे, पहले जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन उसको उस रेट पे कन्वर्ट करते थे, रुपीस में ले आते थे, फिर आगे वैसे ही करते। टेबल बना लूं फिर बताता हूं। टेबल डॉलर में ही बनेगा क्योंकि इफेक्टिव रेट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, ये सब डॉलर वाले ही हैं। तो टेबल इसमें पहले बनेगा डॉलर में पहले। सर ये पहले से क्या मतलब पार्ट ए के लिए? मैं भी पार्ट ए कर रहा हूं, मैं इसका पार्ट ए कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए कर रहा हूं मैं। पहले से मुराद है, जब बाद वाला बनाऊंगा तो बताऊंगा बाद वाले से क्या मुराद है। तो मैं इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट वाली सारी कैलकुलेशन डॉलर में ही करने लगा हूं। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। सर अब इसका हमने पार्ट बी भी करना ओके है, तो जी जी, कॉलम अभी बना दें। नहीं नहीं अभी नहीं बनाना, जल्दी है जाने की? नहीं तो अभी नहीं बनाना। मिलियन नहीं, सॉरी। ये टेबल सारा डॉलर में बन रहा है। ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इस टेबल का? ये डिपेंड करता है सर केस कौन सा है। इनिशियल रिकॉग्निशन जो होती है। केस कौन सा है? सर अगर तो अमोर्टाइज कॉस्ट थ्रू अमोर्टाइज कॉस्ट ही है। हम देखेंगे जो अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में बनता है ये वाला? नहीं सर, फिर? liability है। फिर इसमें आएगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें पहले जो अमाउंट आती है वो इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट है, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो टेबल कितने से स्टार्ट होगा? सर 50.5 से। ध्यान करें जरा। कैसे? सर 100 यूरो बाउंड है और एक 50 ईच है, तो इनटू 100 5000 होगी प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0.5 पर बाउंड दी हुई है। सर 2500 आ गई, 5000 प्लस 2500 75। कैलकुलेटर पे करो जो बोल रहे हो। सर एक
5050 50.5 इंटू 100। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.8% लगाएं इस पे। 343.4 आगे 0। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना है? सर 40 ईच आफ्टर 4 इयर्स। सर इस पे लगेगा 4%। फेस वैल्यू पे लगेगा ना। और बॉन्ड कूपन रेट कितना है बॉन्ड का? सर 10%। मैंने ये कूपन रेट बता दिया था ना क्या होता है? सर इसका दूसरा नाम आपने बताया था। नहीं, मैंने कूपन रेट का वर्ड बोला था ना। सर दोबारा जो कॉन्ट्रेक्चुअली कैश फ्लो इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट रेट इतने % फेस वैल्यू का, उसको कूपन रेट कहते हैं। तो कूपन रेट 10% है, तो किसका लगेगा 10% ये? फेस वैल्यू पे। तो 40 इंटू 100 इंटू 10%। 100 है ना, 100 बॉन्ड्स हैं, 100 बॉन्ड्स हैं, 40 एक की फेस वैल्यू है और इंटू 10%। सर अगर हम 40 पे 10% लगा देते हैं तो 100 कर देते चल ऐसे कर दे यार, पहले 40 पे 10% लगा दो, फिर इंटू 100 कर दो। हैं। क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा मुझे बताना भूल गया, एक ये बिल्कुल पेज पे जोड़ के मत नोट करिएगा, ये इधर मैंने एक कॉलम और बनाना, वो पहले मुझे बताना भूल गया, यहाँ पे एक कॉलम और बनाना। 50 पे पहले ये प्लस करेंगे। दिस प्लस दिस माइनस दिस। सर 49934। जी 49934। इसको नोट करें तो इधर मैंने एक कॉलम और बनाना है। अच्छा जी, 31 दिसंबर 19 4993.40। सर ये आप इंटरेस्ट के नीचे रेट लिख दें तो इंटरेस्ट के नीचे रेट लिख देते हैं 6.8%। डबल 39.55। 339.55। सर 4932.95। 4932.95। अच्छा मैंने ना इसको, जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें मैंने इसको राउंड किया हुआ है, तो ये ना हो कि आप फिर सोल्यूशन देखें तो आपको लगे ये कहाँ से आ गया। सर फिर ग्रुप में कहेंगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ राउंड कर देता हूँ, इसको राउंड कर देते हैं, ये राउंड करेंगे तो और ये हो जाएगा। वो मैंने जो आपको जो सोल्यूशन दिया है ना उसमें आसानी थी तो मैंने राउंड कर दिया था, कोई बात नहीं राउंड कर देते हैं। तो ये लास्ट में हम राउंड करते हैं या ऐसे ही डेसिमल में कर लें, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो सोल्यूशन आज ही अपलोड, वो मैंने कर दिया ना पीडीएफ फाइल अपलोड भी, तो उसमें फिर ये भी नहीं ध्यान रखता है कि डाउनलोड फाइल जो की है वो उसमें लिखा गया हुआ था, तो कर दें राउंड ही कर दें। कितने साल का सवाल है? 4 साल। सवाल कितने साल का? 4 साल। सवाल कितने साल का है? सर 2 साल। 2 साल का। तो 2 साल की वर्किंग काफी है, क्योंकि एंट्रीज मांगी हैं तो बस ये 2 काफी हैं। लेकिन हैं तो हम पाकिस्तानी और सवाल हम रुपीस में करेंगे,
जी सॉरी आपकी बात काट दूं सर, ये जो इसमें लिखा हुआ है कि बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 20% ओवर फेस वैल्यू, सर फिर एंड पे हम इस जो हम ले रहे थे एंड पे हम 48 रुपए लेंगे। ठीक है, उसका मतलब 40 का 21%। इस सवाल में जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। पूरा टेबल अगर आप बनाना चाहें, मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बना के दे देता हूं, वैसे जरूरत नहीं वरना अगले साल इधर फिर 400 मिलेगा, चौथे साल ये 400 भी मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है ना, ये तो हर साल मिलना है, ये तो कूपन है ना, चौथे साल तो ये मिलना ही मिलना है। सर ये भी तीसरा साल मैंने लिख दिया ना तीसरा, अब चौथा जबानी बोल रहा हूं कि 400 तो मिलेगा ही, क्योंकि हर साल कूपन 400 मिलना है। उसके अलावा रिडेम्पशन के ऊपर जब बॉन्ड वापस करेंगे तो कितना मिलेगा? सिर्फ 20% मिलेगा, यानी फेस वैल्यू पे 20% एक्स्ट्रा। सर फिर इसको 120 कर दें, 400 को 120 कर 400 कूपन है। आप फर्क करें, आप लास्ट क्लास में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस पे। $40 फेस वैल्यू वाला बॉन्ड हमने लिया है, इस पे 10% हमें हर साल एक कूपन मिलना है जो कि इंटरेस्ट है। एंड पे ये वापस भी तो मिलना है, तो ये जो वापस मिल रहा होगा ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी तो वापस मिलना है ना। तो रिडेम्पशन के ऊपर जो पैसे मिलते हैं उनको अलग रखें, और जो ये हर साल इंटरेस्ट देना है इसको अलग रखें। आप लास्ट क्लास में भी इसको बार बार कंफ्यूज कर रहे थे। सर वो मैंने पार का वर्ड नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, फिर जब मैंने दोबारा ये लिखा हुआ था एट पार। अच्छा चलो, इसका अंदर कंफ्यूजन नहीं है, अब नहीं। लेकिन अभी फिर वही बात कर रहे हो ना। ये जो 10% कूपन मिल रहा है हमें, ये 1 2 3 4 चौथे साल भी मिलेगा, इसको नहीं 20% बढ़ा देना। ये तो 10% ऑफ फेस वैल्यू मिलना है। रिडेम्पशन का मतलब है हमारे पास अभी बॉन्ड है, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बॉन्ड वापस करेंगे तो वापस करके क्या मिलेगा? ये रिडेम्पशन की अमाउंट है, तो वापस करके फेस वैल्यू मिलेगी। हो सकता है फेस वैल्यू से कम मिले, हो सकता है फेस वैल्यू से ज्यादा मिले, तो फिर ये नहीं मिल रहा होगा, ये तो मिलेगा सर। ये मिलेगा। चौथे साल में ये 400 भी मिलेगा। और रिडेम्पशन का मतलब है जब ये बॉन्ड कंपनी को वापस कर रहे होंगे जाके, तो उसके ऊपर हमें पैसे जो वापस मिल रहे होंगे वो 40 प्लस 20% मिल रहे होंगे, यानी 48। मतलब ये अलग है और ये अलग है। तो हमें चौथे साल जाके 4800 मिल रहा होगा, इंटू 100 ना, 100 बॉन्ड्स हैं, और ये 400 तो मिल ही रहा होगा। तो चौथी लाइन में यहां पर क्या लिखूंगा? तो 5200 5200 लिखूंगा। लेकिन इस सवाल में जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अगर बनाना चाहें तो ये 1 2 3 और ये 4। यार अगर ये आपको मसला है तो फिर ये कैमरे के उस पार वालों को भी होगा। ये बाकी लोग भी सुने। हमने कंपनी से बॉन्ड खरीदा उनका, वो बॉन्ड एक एग्रीमेंट है, ये कागज के टुकड़े पे, इस पे एक एग्रीमेंट है, ये हमने उसका कंपनी का बॉन्ड, ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड हमारे पास है, ये हमने खरीदा है। इस बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसकी फेस वैल्यू का 10% कंपनी जिससे बॉन्ड लिया है, जिसका बॉन्ड है, जिसका डिबेंचर है, वो हर साल 10% दिया करेगी। किसका 10%? इसकी फेस वैल्यू का 10%। बॉन्ड हमारे पास है, जब तक हमारे पास है इसकी ताकत है कि खिंचा चला आ रहा है इसका इंटरेस्ट। अगर 10 साल तक हमारे पास है तो 10 साल तक हमें इसकी फेस वैल्यू का 10% मिलेगा। 10 साल खत्म हो गए, 10वें साल आखिरी दफा वो इंटरेस्ट मिला। इसके बाद अब ये हमारे लिए बेकार नहीं है, अब हम ये जिससे लेके आए थे उसको वापस करने जाएंगे। जब हम वापस करेंगे इसको कहेंगे कि रिडीम हो गया, वापस करेंगे और इसके बदले पैसे ले लेंगे। तो जो इसके वापस करने पे पैसे मिल रहे हैं वो रिडेम्पशन है।
कि ये बॉन्ड रिडीम हो रहा है तो अब हमें पैसे वापस मिल रहे हैं। हो सकता है फेस वैल्यू मिले, हो सकता है फेस वैल्यू से कुछ कम ज्यादा मिले। अगर फेस वैल्यू मिलेगी तो उसको कहेंगे रिडीम एट पार, अगर फेस वैल्यू से कम मिलेगा तो उसको कहा जाएगा रिडीम एट डिस्काउंट, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा मिलेगा तो उसको कहा जाएगा रिडीम्ड एट प्रीमियम। लेकिन ये कौन से कैश की बात हो रही है? जो इसको वापस करने पे मिल रहा है। अगर ये 10वें साल के एंड पे वापस कर रहे हैं और कैश मिल रहा है तो 10वें साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो अलहदा चीज है। तो कूपन रेट एक अलग चीज है जो इसकी फेस वैल्यू पे परसेंटेज लगती है। ये होता है एक नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड जिसपे हर साल कूपन वो रेट है, परसेंटेज इंटरेस्ट जो फेस वैल्यू पे हर साल मिलता है, उसको कूपन रेट कहते हैं। जो इस सवाल में COUPON लिखा हुआ है, कूपन रेट कहलाता है ये। अब फर्क, ये बात समझ आई? अगर बॉन्ड खरीदा जाए तो जरूरी है कि वो फेस वैल्यू पे खरीदा जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। हम मार्केट से बॉन्ड खरीद लेंगे, जब वापस किया जाएगा तो या तो वो वापसी पे रिडीम्ड एट पार होगा, कितने पैसे मिलेंगे? जो उसकी फेस वैल्यू होगी। बेशक मार्केट से जितना मर्जी महंगा खरीदा था, लेकिन वापस कंपनी को करना है जाके, या फिर रिडीम्ड एट डिस्काउंट होगा। ये क्या होगा? फेस वैल्यू से कम पैसे मिल रहे होंगे। किससे? कंपनी, वापस कंपनी को कर रहे हैं हम। या फिर रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा, हम कंपनी को बॉन्ड वापस कर रहे होंगे और उसके बदले उससे पैसे फेस वैल्यू से ज्यादा ले रहे होंगे। अगर ये डिस्काउंट और प्रीमियम परसेंटेज में बताया हुआ है तो ये किसकी परसेंटेज होगी? फेस वैल्यू की। अब इस समरी के बाद आपको कुछ मजीद क्लियर हो गई हैं बातें तो लिख लें, अच्छा है, फिर भूल जाएंगे। ये टेबल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला डॉलर में ही बनेगा। तो हम इसको पहले ही दिन रुपये में ट्रांसलेट करके ये सारा टेबल भी रुपीज में बना लेते। नहीं, ये बॉन्ड है ही डॉलर में, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसी डॉलर वाले बॉन्ड का है, कैश फ्लो उसी डॉलर, ये सारा कुछ है ही डॉलर में कैलकुलेटेड। ये रुपए में कैलकुलेट कर लेंगे तो गलत होगा। बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंस जाता है ना। अब जब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स मॉनेटरी एसेट है कि नॉन मॉनेटरी एसेट है? मॉनेटरी है। और मॉनेटरी के लिए हर साल के एंड पे, ईयर एंड पे रेट अपडेट किया जाता है। ईयर एंड के रेट अपडेट नहीं, सॉरी, उसको ईयर एंड वाले रेट पे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा ईयर एंड पे ये बैलेंस आ रहा है 18 में इतना, 19 में इतना, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करते हैं, इसकी रुपी वैल्यू
कैसे करूं? ये रेंट का एक्सचेंज रेट तो इसके ऊपर लगाऊंगा 31 दिसंबर 18 वाला रेट और इस पे लगाऊंगा 31 दिसंबर 19 वाला रेट। लगाइए 4993 इंटू 100 बावन 4933 इंटू 153 कितना? 152 का 758936 8936 758936 और इधर 754749 754749। ये मैंने आज एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कराया। इस कॉलम पे कोई इतराज? मॉनेटरी एसेट है, उसको ट्रांसलेट कर लिया। चलें अब मैं एंट्रीज करता हूं, फिर वर्किंग पे वापस दोबारा आऊंगा। पार्ट ए क्या है? नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्रीज ना। हाँ, तो जनरल एंट्रीज करने लगा हूं मैं। 1 जनवरी को क्या होगा? तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को हम फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करते हैं। ये आईएस 21 में सीखा था हमने। आईएस 21 में सीखा था कि जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिकॉग्निशन जब बुक्स में रिकॉर्ड होती है तो फंक्शनल करेंसी पे ट्रांसलेट होके रिकॉर्ड होती है। क्या कहा मैंने? फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट होती है। किस दिन के एक्सचेंज रेट पे? जो अपने वो आईएस के मुताबिक उस दिन के रिकॉर्ड में बनता था। किस दिन के रेट पे? जिस दिन उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो अब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 18 को रिकॉर्डिंग करेंगे ना। यानी आईएफआरएस 9 के मुताबिक 1 जनवरी 18 को रिकॉर्डिंग करेंगे ना। हम आईएफआरएस 9 पढ़ रहे हैं ना। हम इस इन्वेस्टमेंट को किस दिन रिकॉर्ड करेंगे? तो जब इसको रुपए में रिकॉर्ड करेंगे तो किस दिन वाले एक्सचेंज रेट पे करेंगे? तो हम लोग इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट कर लेंगे। डॉलर अमाउंट कितनी है? 5050 और इस पे रेट कौन सा लगाऊं? क्या हो गई एंट्री की अमाउंट? 7575 और कैश हो गया क्रेडिट। ये हमने इनिशियल रिकग्निशन कर ली। ठीक है, करना रुपए में, करना रुपए में, यानी डेबिट क्रेडिट रुपए में लिखना। टेबल डॉलर में बनेगा। और वो देखिए मैंने जो कन्वर्ट किया है वो सिर्फ आखिरी क्लोजिंग बैलेंस को किया है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो वही अमाउंट लिखनी होती है ना। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? हमें कूपन मिल रहा है और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है। कूपन मिल रहा है, हमें कैश मिल रहा है कितना? $400। तो अगेन एक ट्रांजैक्शन हो गई, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गई, $400 मिल रहा है। और किस दिन रिकॉर्ड करें? जिस दिन मिल रहा है। तो 31 दिसंबर को ही रिकॉर्ड करना बनता है ना। तो इस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रुपीस में किस दिन के एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करूं? 31 दिसंबर 18 वाले। कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है ना। तो $400 इंटू 152। एक एंट्री ऊपर नीचे हो गई मुझसे, इससे पहले एक एंट्री और कराई थी ना मैंने। चलो इसके नीचे कर दूंगा। कितना? मुझे आ रहा होगा 60800 60800। जी, इसके बाद इनकम बनानी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है और इंटरेस्ट इनकम कह लें, इन्वेस्टमेंट इनकम कह लें। किस अमाउंट को? 343।
ये भी हम ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 152। अच्छा, अगर सवाल में एवरेज रेट भी दिया होता 2018 का और सवाल वाला कह देता कि आपने इनकम्स एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे ट्रांसलेट करना है, तो फिर क्या करता? अगर उसने कह दिया फिर करते। तो फिर इसको कि इसको? सर इनकम को। इसको मैं एवरेज रेट पे करता अगर वो कह देता तो। सर अगर वो सिर्फ ये कह दे यूज एवरेज रेट और आगे ये ना बताए कि इनकम पे करना है किस पे करना है। इनकम एक्सपेंसेस के लिए यही, क्योंकि कैश तो फिजिकली कैश ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये तो फिजिकल ट्रांसफर है, इस पे तो एवरेज रेट लगा ही नहीं सकते हम। कैश पे एवरेज रेट नहीं लग सकता, जितना फिजिकल कैश हमें पहुंचेगा उतना ही पहुंचेगा ना, हम उसको एवरेज थोड़ी कर देंगे, उस डेट वाला रेट लगेगा। तो इनकम एक्सपेंसेस ही को कितनी बन गई? 5 to 1 कल वाली ब्रेक से पहले तक तो बस यही है, लेकिन अब इस सवाल में एक नया काम क्या आ गया? फॉरेन करेंसी आ गई। तो ये चूंकि मॉनेटरी आइटम है तो ईयर एंड पे हमने उसको फॉरेन करेंसी ईयर एंड वाले रेट पे ट्रांसलेट करना है, और जो भी कमी बेशी है वो पीएनएल में जानी। ईयर एंड पे जब मैंने डॉलर अमाउंट मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड वाले रेट पे ट्रांसलेट किया तो 758,936 आ गया। तो क्या एक्सचेंज गेन लॉस आया? अभी कोई नहीं आया? सर आया, बिल्कुल आया। कैसे आया? सर 1 जनवरी पे रेट और था, अब रेट और है। सर लास्ट टाइम के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। बताएं क्या करूं? कितना एक्सचेंज गेन लॉस आया? सर जो इनिशियल पे इन्वेस्टमेंट थी हम उसको माइनस करेंगे इसके साथ क्लोजिंग बैलेंस। क्या क्या? इनिशियल पे जो हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया ना, हाँ, इसको माइनस करेंगे अपनी रियल एंड। देख लो सोच समझ के। एंट्रीज करके सर 10100। कैसे? सर ये एंट्रीज दी हुई है। यानी हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि एंट्रीज हैं। मेरा सवाल दोबारा सुने। एमोर्टाइज कॉस्ट हम डॉलर में ही निकालेंगे क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं ही डॉलर में, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ही उन्हीं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना भी सिखाऊंगा आपको। तो जब ये है ही सब डॉलर के अंदर तो ये तो डॉलर में ही होगा, लेकिन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और ईयर एंड पे इसको हमें ट्रांसलेट करना है। बैलेंस शीट में तो रुपए में दिखाना है ना, तो उसको हमें ईयर एंड के रेट पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसलेट करना है। कर लिया। इस 758 लिख देने से बैलेंस शीट में कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा कैसे पता चलेगा? आप देखिए कि हम अपनी एंट्रीज तो रुपए में कर रहे हैं ना, तो हमने ईयर एंड पे बैलेंस यहां तक पहुंचाना है। एक्सचेंज गेन लॉस के लिए देखना पड़ेगा कि अभी बुक्स में आ कितना रहा है, तो वो तो एंट्री से ही पता चलेगा ना। तो उसके लिए या तो आप टी अकाउंट बना लें जैसे आपको ठीक लगे, प्लस माइनस कर लें, या एक और तरीका बता देता हूं अगर आपको मुनासिब लगे। आप चूंकि ये टेबल बना रहे हैं ना, दोबारा सुने, आप चाहे टी अकाउंट बना लें, चाहे प्लस माइनस कर लें ब्रैकेट के अंदर, चाहे आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये कंफ्यूजिंग है तो रहने दीजिएगा, लेकिन चूंकि मैंने सॉल्यूशन में ये वाला तरीका लगाया हुआ तो इसलिए आपको बता रहा हूं। ये जो टेबल है ना, इसी तरह का एक टेबल बना ले, लेकिन बीच में एक कॉलम छोड़ के। मैंने बीच में एक कॉलम फिट करना है अभी, यहां मैंने कॉलम फिट करना है।
इस तरह का टेबल बना लें ताकि मिलता जुलता फॉर्मेट हो जाए, नहीं कॉलम में काम कर लें, वो भी नहीं टी अकाउंट बना लें, यानी मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूं मैं क्या करने लगा हूं। अगर आपको लगे कि नहीं मुश्किल है तो इसको, बल्कि आप मुझे कैसे बताएंगे, आप बता देना मुश्किल है तो फिर मैं इसको एक और सीधे तरीके से सीधे तरीका मतलब एक कॉलमनर तरीके से कर दूंगा। रुपीज, ये सब रुपीज में है, ये सारा कुछ रुपीज में है, सब रुपीज में। 757, 500 इफेक्टिव रेट से कैलकुलेट नहीं करना, वही रुपीज वाली फिगर लिखनी है। मैं सिर्फ वो फिगर्स यहां लिख रहा हूं, 60, 800, 52, एक नहीं, वो एंट्री ऊपर लिखने से ना ये मसला हो गया। सिर्फ फिगर्स मैंने वहां से लिखी हैं। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालते होते हैं? दिस प्लस दिस माइनस दिस। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमने वो नहीं लिखना, हमने ये वाला लिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ये जाना है ना। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो एक्सचेंज गेन या लॉस है। यानी दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज गेन लॉस। करना वैसे ही प्लस दिस माइनस दिस। हाँ जी, इसलिए मैंने फॉर्मेट वही रख लिया ना। सर ये फिगर नहीं आ रही, बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 10,100 बढ़ाना है कम करना? बढ़ाना है तो गेन हो गया ना, गेन हो गया। अब ये एक्सचेंज गेन है और इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट मजीद डेबिट, और एक्सचेंज गेन है तो एक्सचेंज गेन का वर्ड लिखना है वो भी ठीक है। P&L जरूर लिखिएगा साथ, क्योंकि इस चैप्टर में हम देख रहे हैं ना कि P&L को जाना है कि OCI को जाना है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप ब्रैकेट में P&L या OCI लिखें। सिर्फ P&L लिख दें वो भी ठीक है। 10,100 ये क्लोजिंग इधर आ गया। और मैंने अभी इधर एक एंट्री करनी है, इधर मैंने भी एक एंट्री करनी है। बल्कि नहीं, वो तो पार्ट बी में करनी है। नहीं, कोई नहीं एंट्री करनी, बस 2018 पूरा हो गया। सर ये नोट करें जी कर लें 2018, ताकि मैं फिर 2019 करूं। बल्कि मैंने इसको बहुत फैला दिया, मैं इसको समेट लेता हूँ, क्योंकि फिर पार्ट बी भी करना है ना। फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। हाँ, इसको फॉन्ट साइज को छोटा कर लेता हूँ।
क्वेश्चन 7 पार्ट ए कर रहा हूँ। 1 जनवरी 18 को क्या किया? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और इसमें हमने क्या किया था? 50 है? नहीं बताऊं? हाँ बता देना, वो मैंने पहले फैला के लिख दिया था। 150 कितना? 757 500 757 500। चलो एक साल और आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया था? 31 दिसंबर 18 को, चलो आप सीधी कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। $343 इंटू 152 52136 52136। फिर इसके बाद इसी दिन हमने एक एंट्री की थी कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। $400 इंटू 152 60,800। जी फिर इसके बाद क्या किया? इन्वेस्टमेंट डेबिट की और एक्सचेंज जो गेन है पी एंड एल 10,100 ये किया है। 2019 पे आते हैं। अच्छा, ये जो टेबल बनाया है ना, मैंने उसी पैटर्न पे बना दिया, लेकिन अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें तो आप ऐसे कर लें कि 1 जनवरी को इनिशियल 757,500, फिर 31 दिसंबर 18 पे इनकम 52136, फिर 31 दिसंबर 18 पे कैश 60800, एक लाइन छोड़ के 31 दिसंबर पे बैलेंस 758,936। इसको बैलेंस करें तो अगर आपको ऐसे आसान लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे तो ज़्यादा आसान है ना? सर जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना सर, वो एंट्रीज के फ्लो में कर रहे होंगे, तो सर अगर एंट्रीज के ऊपर प्लस माइनस कर लें तो वो तो वैसे हो जाएगा। एंट्रीज के ऊपर प्लस माइनस वो बताना तो है ना एग्जामिनर को। अच्छा, उसको वर्किंग करके दिखाने के लिए यार आपने गेन लॉस ने, और अभी इसके बाद जो अगला काम बताऊंगा पार्ट बी, उसमें भी बेहतर है कि आप इसकी फिगर्स आपके सामने लिखी हूँ। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। यहां पर अब 19 के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 19 पे आते हैं। अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर लें चाहे। अच्छा, मैंने ना पता नहीं इधर कहा था कि नहीं कहा था तो दोबारा सुन लें, नहीं कहा था तो अब सुन लें। आप जब भी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर कोई मिसिंग फिगर निकाला करें ना, तो आप सीधा चल के जरूर देख लिया करें, क्रॉस चेक कर लिया करें। जैसे अगर आपने ये फिगर निकाली है, अब आपको है कि पता नहीं मैंने पॉजिटिव निकाली कि नेगेटिव निकाली है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्लस करके ये आंसर आता है तो उसका मतलब आपने पॉजिटिव निकाली है, माइनस करके आंसर आता है तो आपने नेगेटिव निकाली है। तो आप इस मिसिंग फिगर को फाइंड करने के बाद सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर किया करें। किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, जब भी कोई मिसिंग फिगर रिवर्स वर्किंग करके निकालें तो उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। और क्लियर करना है, इसको ब्रैकेट लगा दूं। 2019 पे आते हैं। 1 जनवरी 19, बल्कि 1 जनवरी को तो कुछ नहीं हो रहा, 31 दिसंबर 19, नहीं कुछ नहीं हो रहा। 31 दिसंबर 19 को क्या हो रहा है? यही काम, इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट।
और ये सारी फिगर्स हमने डॉलर में कैलकुलेट की हुई हैं। तो अब जब 340 है तो इस पे कौन सा रेट लगाऊं? 153। कितना? 52020 और कैश मिलेगा, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 400 मिलेगा और इस 400 पे रेट कौन सा लगेगा? 153। 61,200 चलें यहाँ भरते हैं, देखते हैं कि एक्सचेंज गेन है कि लॉस है। यहाँ लिखूंगा मैं 52,020, यहाँ लिखूंगा 61,200 और यहाँ क्या लिखूंगा? 754,749। करें बैलेंस, इसको देखिए। सर गेन आ रहा है 4,993। जी गेन आ रहा है 4,993। 499 क्या एंट्री करूं? सही सर, इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज गेन P&L 4,993। ये पार्ट ए है। एग्जाम में ना मिक्स होते हैं, उसमें एग्जाम में इम्पेयरमेंट एक चीज़ है वो मिक्स हो रही है, फिर इसके अलावा डेरिवेटिव्स हैं वो पढ़ने हैं अभी हमने सारे। यानी अमोर्टाइज कॉस्ट के सवाल में ना इम्पेयरमेंट एक चीज़ आ रही है वो पढ़नी है बहुत कुछ इस टॉपिक में। हाँ जी ठीक है, डन। अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या है हमारी पॉलिसी? सर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो क्या ये मॉनेटरी एसेट है कि नॉन मॉनेटरी एसेट है? सर है तो मॉनेटरी है तो मॉनेटरी एसेट। IS 21 ने कहा था, IS 21 ने कहा था, मैंने कहा था रिवाइज करके आइएगा। IS 21 ने कहा था कि अगर मॉनेटरी एसेट है, मॉनेटरी, तो उसकी जो भी एक्सचेंज गेन लॉस की फिगर है वो P&L में जाएगी, और अगर नॉन मॉनेटरी एसेट है और वो फेयर वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होता है तो उसका एक्सचेंज गेन किधर लाएगा? एक्सचेंज गेन लॉस नॉन मॉनेटरी है तो सर वो ओसीआई में जाएगा। अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम इटसेल्फ फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है
और उसकी कमी बेशी P&L में जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा। वो आपने कहा ना अपने आईएएस के मुताबिक जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। और अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट जो फेयर वैल्यू पे अपडेट होता है और उसकी इंक्रीज डिक्रीज OCI में जाती है, जैसे I16 रिवैल्यूएशन मॉडल, तो उसका रिवैल्यूएशन जो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा। आसान अल्फाज में ये बताया था कि जिस IAS के मुताबिक भी उसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कंपेयर होनी है, तो फेयर वैल्यू रुपये में निकालें फिर कंपेयर करें, ठीक है, ये बताया था ना। यहां पर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ये बन गया कि है ये मॉनेटरी एसेट, है ये मॉनेटरी एसेट, लेकिन हम इसका फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां लेके जा रहे हैं? पार्ट बी पढ़ाने लगा हूं। पार्ट बी क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI है ना। तो है ये मॉनेटरी एसेट? मॉनेटरी एसेट है, मॉनेटरी एसेट है, लोन हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है ये मॉनेटरी एसेट, लेकिन इसका फेयर वैल्यू किधर जाने लगा? फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाने लगा। तो IAS 21 में रिवाइज करने आए, रिवाइज किया है ना, किया है रिवाइज। IAS 21 में मॉनेटरी एसेट के लिए सिर्फ एक बात लिखी थी, P&L में जाएगा। नॉन मॉनेटरी के लिए कहा था कि अगर उसका अपना फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा, अगर उसका अपना फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा। यह बात नॉन मॉनेटरी के लिए कही गई थी। मॉनेटरी के लिए बस सिर्फ एक बात कही थी कि उसका एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? P&L में। मैं पार्ट बी डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट ए हो गया खत्म, पार्ट ए यही था। इसमें है कोई सवाल? पार्ट बी कर रहा हूं मैं डिस्कस। फिर से सुने, IAS 21 में मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी, उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि इस पे जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा, और जो नॉन मॉनेटरी एसेट है उसके लिए कहा था कि अगर उसका अपना फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं चला जाएगा, अगर उस एसेट का अपना फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाता है तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं चला जाएगा। और इसके लिए मैंने कहा था कि आप ये करने की जरूरत नहीं है अलहदा, आप फेयर वैल्यू का कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन ही कब करें? फेयर वैल्यू को रुपए में ला के फिर देख लें, जो भी उसका गेन लॉस हो वो OCI में चला जाए, P&L में चला जाए। यानी हमें टेक्निकली प्रैक्टिकली एक्सचेंज गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब यहां पार्ट बी, सवाल का पार्ट बी, ये है मॉनेटरी एसेट या नॉन मॉनेटरी एसेट, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू। अब यहां पर मसला आ गया कि है ये मॉनेटरी एसेट, लेकिन इसका फेयर वैल्यू गेन लॉस तो OCI में जाता है। तो IAS 21 ने तो फिर अधूरी बात की थी। IAS 21 ने सारे मॉनेटरी एसेट्स का एक्सचेंज गेन लॉस P&L में डालने को कहा था, और नॉन मॉनेटरी वालों को कहा था कि अगर उनका गेन OCI में जाता तो चलो एक्सचेंज गेन लॉस भी वहां ले जाना। यहां पर मॉनेटरी एसेट भी आ गया और इसका गेन कहां जाता है? तो अब IAS 21 की अधूरी बात आ गई ना। नहीं, वॉयलेट नहीं हो रही, वहां पर उसने सिर्फ कह दिया था मॉनेटरी आइटम्स। क्या पता मॉनेटरी आइटम्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे हो के फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे हो, तो उसको बात करनी चाहिए थी ना। जब IAS 21 ने नॉन मॉनेटरी एसेट में तमीज कर दी कि अगर वो आइटम्स P&L में फेयर वैल्यू जाती हैं तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा, अगर उन आइटम्स का फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा, तो फिर मॉनेटरी के बारे में भी कर देता। थोड़ी अधूरी हो गई ना बात, कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो IAS 21 ने अब IFRS 9 ने अब IAS 21 की बात मानी भी, उसको गलत भी नहीं कहा, लेकिन अपना काम भी मिक्स करके चला दिया। कैसे? अब मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं। पिछली क्लास में यानी ब्रेक से पहले जब मैं क्वेश्चन 6 करवा रहा था, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो, इन दोनों में आखिरी एंट्री के अलावा बाकी सब तो सेम था ना। हम बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाते थे, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम आती थी, वैसे ही सारा कैश फ्लो होता था, पूरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल बन रहा था, सिर्फ आखिर में आके एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती थी। ऐसे ही याद है?
3 कॉलम और बनते थे। तो यहां पर भी चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ये सब तो ऐसे ही होगा, यानी यहां पर भी इतना ये टेबल ऐसे ही बनेगा और ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। चेंज रेट तो ऐसे ही तो IFRS 9 ने IAS 21 की इज्जत ऐसे रखी कि चूंकि मॉनेटरी आइटम है तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस किधर जाना चाहिए, तो उसने कहा जी हम P&L में ले जाते हैं, P&L में ही गया। लेकिन आधी बात मानी है, ये पूरा एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है। कैसे बताता हूं। यहां तक तो ऐसे ही होगा, ये सब ऐसे ही होगा, ये एंट्रीज भी ऐसे ही होंगी। अभी नोट ना करें, पहले पूरी बात बता दूं ना, जो नई एंट्रीज करनी है वो कर दूं, उसके बाद इसको नोट कर लेना, अभी सिर्फ समझ लें। ये सब ऐसे ही रहेगा, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। ये हमने क्वेश्चन 6 में भी किया था कि सिर्फ एक फेयर वैल्यू वाली एंट्री के अलावा बाकी सब वैसे ही होता है जैसे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में होता है। तो ये टेबल्स भी ऐसे ही बनेंगे और एंट्रीज भी ऐसे ही होंगी, सिर्फ 2 एंट्रीज मैंने और करनी है और मैं वर्किंग में एक और काम करने लगा। चूंकि पहले बहुत कॉलम बन गए ना, तो मैं यहां एक्सटेंड करने की बजाय अलहदा से एक टेबल और बना लेता हूं। नहीं तो आप यहां आगे, इधर आगे, जिस तरह क्वेश्चन 6 में सिखाए थे ना 3 कॉलम, और यहां भी आप 3 कॉलम बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इधर कोने में चला जाएगा, तो मैं इधर नीचे कर रहा हूं। आप करना चाहें तो यहां पर बिल्कुल कल जो लेक्चर 29 में किया था वो मेरे हिसाब से कल थी ना, आप तो एक ही दिन में देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस तरह यहां 3 कॉलम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं नीचे अलग से टेबल बना रहा हूं। ठीक है, ये टेबल ऐसे ही बनेगा, ये टेबल ऐसे ही बनेगा। इसलिए बेहतर है कि इसमें कॉलम जोड़ने की बजाय आप अलहदा ही काम कर लें। उसमें गलती क्या होगी, उसमें गलती ये होगी कि आप ये ओपनिंग बैलेंस वो आखिरी वाला ना ले जाएं कहीं। ठीक है, तो आप ये दोनों टेबल अलग ही रख लें। ये मैं कह देता हूं वर्किंग 2। अब आता हूं वर्किंग 3 पे। ये चाहिए मुझे, ये मैं दोबारा लिख लेता हूं। क्लोजिंग बैलेंस एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू रिजर्व और ओसीआई। ये मैं आपके ये वर्किंग 2 है और ये वर्किंग 3 है। ठीक है जी, ये 3 कॉलम सिखाए थे ना, तो मैंने इसके साथ कंपेयर करना था तो मैंने इसको नीचे यहां दोबारा लिख लिया। पहली फिगर क्या है, 758936, और ये मैं इस वक्त 31 दिसंबर 18 की बात कर रहा हूं। दूसरी फिगर क्या है, 754749, और ये सारा का सारा टेबल रुपीस अपनी करेंसी में बनेगा जी, सब रुपीस में। अच्छा, अब हमने अगर इसको कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से, तो फेयर वैल्यू डॉलर में तो नहीं ना चलेगी, रुपीस में लानी पड़ेगी ना। और फेयर वैल्यू जिस दिन की होगी, एक्सचेंज रेट भी उसी दिन वाला होना चाहिए। तो 31 दिसंबर 18 की फेयर वैल्यू क्या है, क्या है 31 दिसंबर 18 का है मैंने 51, तो 51 एक है और 100 बॉन्ड्स हैं, 5100 हो गया। इसको 152 रुपए से ट्रांसलेट कर लें,
775200, दिस माइनस दिस, यही सीखा हुआ है ना, दिस माइनस दिस। सर 16264 और चूंकि पहला है तो यहां भी यहीं आ जाएगा। चलें 31 दिसंबर 19 पे आए। 4800 into 153 4800 इंटू 153, 4800 इंटू 153, 734400 734400, दिस माइनस, 4400 सही नहीं? Yes, sir, ठीक। सर नेगेटिव आ रहा है आने दे, 20349 20, 349 इधर क्या लिखूं, सर इसको प्लस करके लिखेंगे अब। कितना बताएं? इनका डिफरेंस लेना है ना कि इसका डिफरेंस लेना? सर इनका, तो वो प्लस ही करेंगे। सर 36613 366 पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे निकालते हैं? इसमें चेंज है ना, तो चेंज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होती है, मतलब दिस माइनस दिस। ये क्या मिल गया हमें? सर ओसी जो एंट्रीज की अमाउंट्स मिल गई। जी सर इसकी क्या एंट्री करूं? इन्वेस्टमेंट डेबिट, यस सर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, ओसीआई वाला 16,000, 16264 और यहां क्या करूं? सर अब रिवर्स हो जाएगी फेयर वैल्यू रिजर्व यानी ओसीआई वाला डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 36,613। अच्छा, अब इसमें इसने चालाकी क्या की? चालाकी तो खैर नहीं, ये तो बेवकूफ थोड़ी बना ली, वो तो वैसे मैं कह रहा हूं। इसने चालाकी ये की कि IS 21 ने क्या कहा था? पीएनएल में जाएगा मॉनेटरी आइटम है तो पीएनएल में जाएगा। ले गया पीएनएल में? सर ये कैसे ले गया ना। IS 21 भी खुश। ये जो मैंने ट्रांसलेट किया है, इसको रुपए में कन्वर्ट किया ना, ट्रांसलेट किया है, ये जो फिगर्स इससे डिफरेंट हैं, ये जरूरी है कि सिर्फ फेयर वैल्यू कम ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस? फिर एक्सचेंज रेट की तो ये जो यहां पर 16,000 का गेन आया है, इसमें एक्सचेंज गेन भी तो मिला हुआ है ना मिलावट उसकी, तो एक्सचेंज गेन की मिलावट कितने चलेगी? उसी में। तो ये IS 21 की बात मान रहा है, लेकिन बस सिर्फ इतनी। कैसे? एमोर्टाइज कॉस्ट की हद तक वो पीएनएल में लेके जा रहा है, उससे ऊपर जो है वो इसी में मिक्स हो रहा है। अच्छा, यहां पर अलग करने की जरूरत पड़ी एक्सचेंज गेन लॉस? नहीं, क्योंकि उसने भी ओसीआई में ही चले जाना था। ठीक है, तो ये एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में जाने को मान रहा है, लेकिन सिर्फ उतना जो अमोर्टाइज कॉस्ट में जाना था बस। जी सर ये इस टेबल में ही हर चीज हो जाएगी इसमें? जी सर जी हो गए। हमें अलग करने की जरूरत नहीं है यहां थी, क्योंकि ये एक्सचेंज गेन लॉस है जो अलग से पीएनएल में जाना है। यहां पर अगर कोई एक्सचेंज गेन लॉस था भी तो वो इसके अंदर मिक्स हो गया, और वो मिक्स होकर इधर चला गया। सर ये तब जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, वर्किंग थ्री की मैं बात कर रहा हूं। ये तब जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो। ये मैंने पार्ट बी सॉल्व किया है अब आपके सामने। ये जो अभी आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, अब ये पार्ट बी है सारा। ये इस वक्त सारा पार्ट बी सॉल्व हुआ है, ये एंट्रीज भी और वो वर्किंग्स भी। हाँ, आप पार्ट बी के लिए ये दोबारा करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। पार्ट ए के लिए की हुई है, पार्ट बी के लिए बस सिर्फ ये टेबल बना लेना और ये फिगर्स इससे उठा लेना। वैसे सर वर्किंग टू स्पेशली थी अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए, एक्सचेंज गेन लॉस निकालने के लिए। जी ये ले लीजिए। अच्छा, अब वो जो मैं
पॉइंट पढ़ा रहा था जो आप कहते बड़ा अजीब लिखा हुआ, अब आके वो पॉइंट पढ़ें। पेज नंबर 4 के एंड पे जो आखिरी वाला टेबल है, लाल लाल वाला, इसमें देखिए तीसरा बुलेट पॉइंट, Any foreign exchange gain loss on ऑन amortized cost, on amortized cost measured in foreign currency shall shall be recognized. be recognized in P&L। यानी एक्सचेंज गेन लॉस बस यहां एक्सचेंज गेन लॉस की बात ही नहीं की, सर इसलिए आपने इधर की भी नहीं है। छुप के चला गया बस के अंदर, यहीं पर एक्सचेंज गेन लॉस amortized कॉस्ट के मुताबिक। अब बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने कल भी पढ़ाया था पॉइंट, अब दोबारा पढ़ के देख लें। इसी टेबल के आखिर में एक लाइन लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, पढ़ो। हाँ जी, ऑल अमाउंट्स इन All amount recognized in P&L would be the same. सेम। Would be the same. We could have been. अब मैंने जब पार्ट बी सॉल्व किया है तो P&L की फिगर्स बदल दी मैंने कोई नहीं, सेम है। तो जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, इसमें P&L में वही कुछ जाएगा जो अमॉर्टाइज कॉस्ट पे जाना था। इस सवाल में नहीं किया, वैसे कह रहा हूं कि अगर अगले दिन ये बेच देते, अगर अगले दिन ये बेच देते तो बेचने पे प्रॉफिट एंड लॉस आता जी सर। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो एक और एंट्री होती, क्या? सर गेन लॉस की। नहीं, बेचने की एंट्री होती, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो एक एंट्री और होती, तो वो आपने ट्रांसफर की entry ट्रांसफर वाली, ये वाली फिगर P&L को ट्रांसफर हो जाती। सर ये ही और जो गेन लॉस आता वो भी P&L में डिस्पोजल की एंट्री तो होती और वैसी ही होती जैसी पहले करते हैं, P&L में जाएगी। ये फिगर भी एक और एंट्री होती। क्वेश्चन 6 के आखिर में ये काम किया था। फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट हो गई। अच्छा, मैं ना फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपको अभी नोट्स पढ़े हैं आपने, मैंने इस आईएएस के पहले लेक्चर में कहा था, जो लेक्चर 26 था, 7 था शायद, 7 था शायद, उसमें मैंने ये कहा था कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं और जो IFRS 9 पढ़ा रहा हूं मैं, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जिन लोगों को ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक है, बहुत स्कैटर्ड लिखा हुआ है। मैं आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड से नीचे पढ़ा रहा हूं बहुत, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं, वो दुनिया के अंदर डेवलप कंट्रीज के लिए है। एग्जाम लेवल भी नीचे ही है। मैं बहरहाल फिर भी इंश्योर कर रहा हूं कि आईकैप की बुक और एग्जाम लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही बताऊं आपको, चूंकि बहुत कुछ है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नोट्स बनाने की बजाय मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको नोट्स दूंगा। अभी जो नोट्स आपके पास पहुंचे हैं 5 पेजेस वाले, इसके ऊपर मैंने हेडिंग के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये नोट्स सिर्फ रिकग्निशन, क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट तक के लिए हैं। ये सवाल भी मैंने बस यहीं तक के लिए बनाए हैं। जो अगला सेट ऑफ नोट्स होगा उसमें फिर मैं इम्पेयरमेंट, डी रिकग्निशन ये डिस्कस करूंगा। फिर जो उससे अगला सेट होगा उसमें फिर मैं हेजिंग डिस्कस करूंगा। इसी तरह से एक और सेट दूंगा जिसमें IAS 32 डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको मल्टीपल सेट्स देने हैं नोट्स के। तो अभी यहां तक फाइनेंशियल एसेट्स पूरे हो गए। अब आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे। फाइनेंशियल लायबिलिटीज में मैंने आपको इनिशियल मेजरमेंट बता दी थी। इसको नोट करना आपने कि पिक्चर लेनी है? बस ले लो। ये कंप्लीट है। क्वेश्चन 7, 8 क्या किया मैंने? क्वेश्चन 7 कंप्लीट है ये। इसको जरा फेरा लगवा दें बोर्ड का, देख लें। इसको नोट करना है, पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। पूरे तसल्ली से सैर करा दें बोर्ड की आप।
हो गए सैर पूरे बोर्ड की। फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे आते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी मैंने आपको थोड़ी बहुत तो उस दिन जिक्र की थी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में मैंने कहा था कि पेज नंबर 2 के एंड पे डिफॉल्ट क्राइटेरिया जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट है। डिफॉल्ट क्राइटेरिया क्या मतलब? डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन, सॉरी, मैंने बताया था, भूल गया आपको। पेज 2 पे आए, जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो पेज 2 के एंड पे है क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। इसमें डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट है, पहली लाइन में लिखा हुआ। हाँ, उसके अलावा हो सकता है जिनमें एक था कि अगर हम खुद फेयर वैल्यू थ्रू P&L का फैसला कर लें, ये जो पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है। बाकी चीजें मैंने आपसे कहा था कि जैसे पार्ट बी है ये डी रिकग्निशन में बताऊंगा, और जो बाकी चीजें हैं वो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दी क्योंकि ICAP की बुक के अंदर लिख दी थी, वरना मेरे ख्याल में ये एडवांस बात है। जो ई है वो कंसोलिडेशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। तो अभी मैं इस वक्त सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे मैयर होंगी, और वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे मैयर होंगी। अभी हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं। इनिशियल मेजरमेंट पे आते हैं। इनिशियल मेजरमेंट ये है कि जब लायबिलिटी को पहली दफा रिकॉर्ड किया जाएगा तो किस अमाउंट पे किया जाएगा। एसेट्स में क्या करते थे, एसेट्स में क्लासेस थी ना, सर ये जो आप कह रहे हैं ये बाकी एडवांस चीजें हैं, तो सर सीए से ऊपर भी कोई एडवांस लेवल है? यार देखें, जो MBBS होता है ये इसी तरह से डॉक्टर्स का इम्तिहान है। जो MBBS पास कर लेता है या अपना रेलेवेंट जो भी कोई और स्पेशलाइजेशन है वो एग्जाम पास कर लेता है, वो परफेक्ट डॉक्टर बन चुका होता है जिसने सारी दुनिया में सारी बीमारियां देख ली होती हैं। नहीं ना, वो अभी दुनिया में डॉक्टरी फील्ड में आने के काबिल बनता है। अब एक्सपीरियंस से वो बहुत कुछ सीखेगा। तो ICAP ने आपको सारा 100% सिखा के परफेक्ट बना के थोड़ी बाहर निकालना है। आप इस काबिल हो जाएं कि आप स्टैंडर्ड समझ सकते हो, उनके मुताबिक काम कर सकते हो, ये एग्जाम होते हैं। ये थोड़ी कि सीए करने के बाद आप स्टैंडर्ड्स के एक एक वर्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं। आप अभी इस काबिल हो रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड्स की दुनिया में कदम रख सकते हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर में सीखेंगे। और वैसे भी इस स्टैंडर्ड के अंदर जितना कुछ है वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट अभी उतनी मेच्योर नहीं है फाइनेंस के एतबार से। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हैं, उन्होंने सारी दुनिया के मुल्कों को सामने रख के स्टैंडर्ड बनाने हैं। अभी ICAP इस काबिल नहीं हुआ, और पाकिस्तान इतना ज्यादा खुद मुख्तार नहीं है कि इसके अपने स्टैंडर्ड्स हो सकें। इंडिया के हैं, इंडिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, और हो भी सकते हैं 1 अरब से ऊपर। 1/5 तो वो दुनिया के हैं, 1/6, मतलब हर 6 में से 1 बंदा तो इंडियन है, तो वो तो कर सकते हैं ऐसा। चाइना के कितने होंगे? है चाइना के मुझे नहीं पता, उनके भी शायद अपने स्टैंडर्ड होंगे, मुझे नहीं कंफर्म। लेकिन जितना वो दुनिया से हट के चलते हैं ना, उनके भी अपने ही होंगे। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे मैंने इस पर पढ़ा देखा भी नहीं कि चाइना के अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अपने होंगे उनके, जो चाइनीज़ में ही लिखे होंगे, क्योंकि वो बहुत टची हैं इस बारे में कि उनकी अपनी ज़बान। अच्छा जी, जब फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक ग्रुप था जो दूसरे की इक्विटी है, वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ये वाला ग्रुप था। और एक ग्रुप था जो दूसरे की लायबिलिटी है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट वाला था, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला था, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला था। ये 2 ग्रुप्स थे। और इनिशियल मेजरमेंट क्या थी, इसके और इसके। अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इनिशियल मेजरमेंट क्या थी, फेयर वैल्यू पे, और अगर इनकी बात करें प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों करते थे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो पैसा जेब से जाएगा
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करेंगे तो वो भी पैसा जेब से जाएगा, तो प्लस था। फाइनेंशियल लायबिलिटी में मैंने अभी कहा कि आप सिर्फ 2 क्लासेस पे फोकस कर लें, एक एमोर्टाइज कॉस्ट वाली और एक P&L वाली। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो इसके लिए तो यही वाली बात चल जाएगी, क्या इनिशियली किस पे मैयर होगी, फेयर वैल्यू पे। इसके लिए फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहां पर थी प्लस, क्योंकि बॉन्ड खरीदते हुए भी पैसा जाता था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हुए भी पैसा जाता था। यहां पर क्या होगा, हम बॉन्ड इशू कर रहे होंगे क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, तो बॉन्ड इशू करने से पैसा आएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पैसा जाएगा, तो इनिशियल मेजरमेंट क्या हो जाएगी, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इनिशियल मेजरमेंट पे आए, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 इनिशियल मेजरमेंट एंड पे, बल्कि नहीं पेज नंबर किधर गया, इनिशियल मेजरमेंट, हाँ जी इनिशियल मेजरमेंट पेज नंबर 3, दूसरा वाला टेबल। क्या है दूसरा वाला टेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए। तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली हैं उनकी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ओहो ये लायबिलिटी कर लेना इसको, ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ही लिखा गया है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है। वो आपको जो नोट्स गए हैं ना, जिन्होंने आज ही डाउनलोड किए होंगे, जिन्होंने 13 तारीख को डाउनलोड किए होंगे, उसमें वो लायबिलिटी चला गया, मैं भी चेंज कर देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट चला गया, मैं अभी चेंज कर देता हूं, ताज़ा चेंज कर देता हूं। मैं अभी अमेंड कर देता हूँ यार। अच्छा ये बताओ पिछली वाली क्लास में वो कौन सी सुनाई थी हदीस, क्योंकि अब ये इसको ब्रेक करता हूँ ना। अभी जो 1.5 घंटा हुई गया तकरीबन ना, 1.5 घंटा हो गया। स्टार्ट किया था हमने। हाँ तो 1.5 घंटा हो गया ना, नहीं बीच में चाय की ब्रेक भी किया ना। चलो 1 मिनट मैं इसको रिप्लेस कर लूँ ज़रा। अच्छा जिन्होंने 13 अगस्त को 4:04 से पहले फाइल डाउनलोड की थी, उनकी फाइल के अंदर फाइनेंशियल एसेट ही लिखा हुआ है, तो वो मैंने अब उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी कर दी है। ठीक है कर दिया जी। तो इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज की क्या हो गई, अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखना है तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला टेबल बता दिया था, और दूसरा वाला टेबल भी बता दिया था, और पेज 4 पे फाइनेंशियल एसेट्स भी बता दिए। ठीक है चलें फाइनेंशियल लायबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं, और अगली क्लास में हाँ जी कहाँ पर था मैं, सबर की बात हो रही थी, सबर सदमे के आगाज में आखिरी बात ये थी। शुक्र, अगला चैप्टर शुक्र। सूरह आराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में, और शुक्र करने वालों में से हो जाओ, यानी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि शुक्र करने वालों में हो जाओ। इसी तरह सूरह बकरा में है, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। मतलब हम अल्लाह ताला को याद रखें तो अल्लाह ताला हमें याद रखेंगे, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यानी हमें ऑर्डर है अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान पाक में ना बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं,
मतलब क्लियर कट कि ये करना है और ये नहीं करना है। वैसे तो कुरान पाक में जो मज़ामीन है, यानी कुरान पाक का जो एसेंस है वो तौहीद है कि हमें अल्लाह पे यकीन आ जाए, फिर रिसालत है, क़यामत है, ये कुरान पाक के कुछ बुनियादी एसेंस हैं। लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डूज एंड डोंट्स भी हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरी नाशुक्री ना करो, क्लियर कट ऑर्डर आ गया, मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। इसमें ज़रा एक खूबसूरती देखें, मेरा शुक्र अदा करो, बात यहां भी ख़त्म हो जाती, इसका मतलब शुक्र अदा करो, लेकिन आगे इसको कंप्लीट कर दिया नाशुक्री ना करो। यानी अगर मैं कहूं कि यहीं बैठो तो कितनी देर बैठो? अच्छा आज बैठो, कल ना बैठो, यहीं बैठो, उठना नहीं है, यहां से लिमिट लगा दी ना। तो मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। चलें अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।